तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुंतल सर पर। तो अब तक जो हमने वीडियोज अपलोड की थी वो हमारे पुराने चैनल पर पड़ी हुई वीडियोस थी। तो वैसे क्वालिटी अच्छी थी, उनमें कंटेंट बहुत अच्छा था। और तो जो पिछली वीडियो जिस सिलेबस में मैच कर रही थी वही हमने अपलोड की थी आपके लिए। और उसके बाद में आज हमने नई वीडियोज अपनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे थोड़ा समय कम मिल पा रहा था, क्योंकि 3 स्कूल होते हैं, उसके बाद अपना ट्यूशन भी होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। लेकिन फाइनली हमने जो है यहाँ से नई वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो सारी चीज़ें आपको जाननी होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो आइए चलते हैं हम अपने कॉपी पेन से पढ़ाने वाले हैं आपको, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड की व्यवस्था थोड़ी अभी फ़िलहाल में नहीं है, आगे कर दूंगा मैं। तो अभी कॉपी पेन पर पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। तो हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज फर्स्ट, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर्स कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं के अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं। वो अभी आपको 12th में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, यानी कि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, हम थोड़ा सा पहले उनको पढ़ेंगे। ये वास्तविक संख्याएं आपने, यानी कि जो संख्याएं इनके अंतर्गत आती हैं वो पहले आपने छोटी क्लासों में पढ़ी भी होंगी, और आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। फिर भी एक बार इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संख्याएं गणित का बेस होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, जिनको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। वे संख्या जो गणना करने के काम में आती हैं, यानी कि जिनको हम गिनती बोलते हैं, काउंट करने के लिए जो यूज करते हैं 1 2 3 4। इसमें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो आपकी कौन होती है, 1 होती है। ये हमें याद रखना है कि सबसे छोटी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में नंबर सेकंड पे आती है आपकी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W से व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। कि यदि इन प्राकृतिक संख्याओं को 1 से शुरू करने की बजाय किससे शुरू कर दें, हम 0 से शुरू कर देते हैं, तो फिर जो है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि संख्या का कंप्लीट वैल्यू जो है वो होल वैल्यू कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर के आगे प्लस वाली जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि क्वेश्चन में जब पूछा जाता है कि भाई n एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, तो शायद कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए इनको समझना जरूरी है। पूर्णांक संख्या है उसके बाद में, यानी कि 0 और आगे वाली तो हमने पढ़ ली है। उसके बाद में अगर हम नंबर लाइन की बात करें, तो नंबर लाइन के ऊपर ये माइनस वाली जो नंबर्स होती हैं, अगर इनको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, तो फिर आपके ये क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। यानी प्लस वाले पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक आगे की तरफ, और 0 से पीछे जो होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक पीछे की तरफ। ठीक है, ये माइनस वाले पूर्णांक होते हैं, ये प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, आपके इंटीजर्स जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पर नंबर लाइन पे ये जो 0 है, ये हमें समझने वाली बात है कि भाई ये जो 0 है ये ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, इसे आप ध्यान से सुने कि जो 0 है वो ना प्लस की, यानी कि ना तो प्लस में आती है और ना माइनस में आती है, वो न्यूट्रल होती है 0। उसके बाद में आप परमेय संख्या को वैसे हम आगे आपके लिए विस्तार से पढ़ाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी जानकारी कि परमेय संख्या वे संख्या जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टे में जिनको लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में जिनको लिख सकते हैं, वो परमेय संख्याएं हैं। और जहाँ दो शर्तें होती हैं कि P व Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तथा Q नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो आप शायद जानते हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, यानी इनमें से होना चाहिए या तो प्लस का या फिर माइनस का। और Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 होता है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/0, तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अनंत हो जाती है इसकी वैल्यू, इसीलिए जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 0 भी एक परमेय संख्या होती है, जिसमें ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। और उसके अपोजिट में आती है आपकी अपरमेय संख्या। और अपरमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर्स, वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले जानने वाली बात
ये हमें ध्यान रखना है। पाई जो पी अपॉन क्यू के रूप जैसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, 9th क्लास में एक क्वेश्चन भी है। तो उसके बाद में √2, √3, √5, √6 जिनके रूट जो है पूर्ण संख्या में नहीं निकलते हैं पूर्ण संख्या में हमारे, तो वो उनके रूट भी कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या में लिए जाते हैं। और नोट जो नीचे लगी हुई है ये सबको ध्यान रखनी है कि ये सभी संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। यानी आपने अभी ऊपर से लेकर के प्राकृतिक संख्याओं से लेकर के प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये जितनी भी संख्या हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो हमें इन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत इन सभी संख्याओं को जो है यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज में पढ़ना है आपके लिए। तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे हमें जो है आपके लिए क्या पढ़ानी है, आगे आपके लिए है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ते हैं। इसे हम एल्गोरिथम भी बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका मतलब क्या होता है ये अब हम जानने वाले हैं। तो आप वैसे तो जानते हो कि भाग देने का जो नियम होता है, ए इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए जो है वो आपका भाज्य होता है, बी आपका क्या होता है, भाजक होता है, क्यू क्या होता है आपका भागफल होता है, और आर आपका यहाँ पर क्या होता है, शेषफल होता है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाग देने में जो सूत्र हमारा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, युग्ल विभाजन प्रमेय का कहते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो b है, यानी कि जो r की वैल्यू है, शेषफल की जो वैल्यू है वो हमेशा b से कैसी होगी, छोटी होगी, और लेकिन 0 के बराबर या 0 से कैसी होगी, बड़ी होगी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर। यानी पूरा पूरा भाग चला जाए तो 0 आएगा शेषफल आपका, नहीं तो जितने का भाग दे रहे हैं उससे कैसा आएगा, छोटे का छोटा आएगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि भाई b इक्वल्स टू 3, यानी b इक्वल्स टू 3 का मतलब है हम 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं हम। और जब हम 3 से भाग देंगे तो आप बता सकते हैं मेरे लिए कि शेषफल क्या हो सकते हैं। जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, अगर मान के चलिए पूरा पूरा भाग चला जाता है किसी संख्या में तो शेषफल क्या आएगा, 0। पूरा पूरा भाग नहीं गया तो शेषफल क्या बच सकता है, 1 बच सकता है या फिर 2 बच सकता है। क्या शेषफल 3 भी बच सकता है, तो 3 शेषफल नहीं बच सकता है, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो शेषफल जो है वो 1 कम तक बचेगा, -1। यानी कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तक बचेगा। अगर हमारी v की वैल्यू 4 है तो हमारी r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0, 1, 2, 3। यानी कि जो r की वैल्यू है वो हमें जितने से डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 कम तक लेनी है। जैसे मान के चलिए v की वैल्यू यहाँ पर अगर हमने 5 लेनी है तो r की जो वैल्यू आएगी वो 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक आएगी, आपकी 4 तक आएगी। अगर r की वैल्यू आपने ली है 6, अगर सॉरी v की वैल्यू अगर आप 6 का भाग दे रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो r की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक ले सकते हो आप। ठीक है, यानी कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो r के मान 2 तक आएंगे, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो r के मान 3 तक आएंगे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो r के मान 4 तक आएंगे, और 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके r के मान 5 तक आएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद आपको r की वैल्यू कैसे लेनी है वो अब तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब इसके यहाँ पर हमें ये आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर बस हमें इतना ही समझना है कि हमें अपने क्वेश्चन में b की वैल्यू देख करके, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3q + 1, तो v की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 6q + 1, तो v की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9q + 3, तो v की वैल्यू कितनी है, 9 है। ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कि इनमें 9 है तो 3 भी लेते हैं हम। बाकी आप 9 यहाँ से ले सकते हैं, b की वैल्यू 6 ले सकते हैं, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं आप b की वैल्यू। अब चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर, वहाँ से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए
क्वेश्चन आपका सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, HCF ज्ञात करने हैं हमें, HCF निकालने हैं हमें। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 और 255 का हमें HCF निकालना है। 135 और 255 का HCF निकालना है। सॉरी, ये 225 है आपका, 255 नहीं है, 225 का HCF निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है। हम भाग की प्रमेय पढ़ रहे हैं तो भाग से ही हम क्या निकालेंगे, HCF निकालने वाले हैं। हमें क्या करना है, हमारी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो चलिए हम यहाँ से 135 से डिवाइड करेंगे 225 को। 135 से 225 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स एक बार भाग जाएगा, 135 आ जाएगा यहाँ पर। तो घटाएंगे यहाँ से 550 और यहाँ से आपका घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 9। 22 से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। अब यहाँ से आपका आगे डिवाइड नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो देंगे और नहीं जा रहा है, अब आगे नहीं जा रहा है 90 में, तो हम 90 से डिवाइड करेंगे किसको, 135 को। 90 से 135 को हम डिवाइड करेंगे और 90 से 135 कितने बार डिवाइड होगा, 1 टाइम्स एक बार डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 90 लिख दिया है मैंने और यहाँ पर 5 और 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। 4 बचने के बाद में यहाँ पर अब फिर से डिवाइड आगे नहीं जा रहा है तो 35 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे। यहाँ दिक्कत क्या रहती है कि बच्चे क्या करते हैं, एक बार डिवाइड किया और फिर डिवाइड करने लग जाते हैं आगे। ऐसा नहीं करना है, एक बार पूरा डिवाइड करना है, वो आगे क्वेश्चन में समझा देंगे आपको। तो यहाँ से 45, 45 दूने होते हैं आपके 90, तो 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0 बचा। तो हमारा आंसर जो है वो 45 होगा। लास्ट में हमने कितने से डिवाइड किया है, 45 से डिवाइड किया है, तो आंसर तो 45 होगा। लेकिन हमें ये क्या करना है, अपने फॉर्मूले में भी जमाना है। तो हम यहाँ पर एक एक डिवाइड को एक एक स्टेप से जमाएंगे। जैसे हमने सबसे पहले आपका देखिए 225 को डिवाइड किया, कितने से डिवाइड किया, 135 से डिवाइड किया। 225 को 135 से हमने डिवाइड किया है और कितने टाइम्स डिवाइड किया है, 1 टाइम्स डिवाइड किया है। तो इनटू 1 करेंगे और प्लस यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बचा हुआ है, 90, तो लिखेंगे 90। फिर आपका सेकंड डिवाइड है, उसको करेंगे। यहाँ हमने 135 में कितने का भाग दिया है, 90 का भाग दिया है। कितनी बार भाग दिया है, एक बार भाग दिया है। और फिर आपका शेषफल कितना बचा हुआ है, यहाँ पर 45 बचा हुआ है, तो प्लस 45। और आपका लास्ट थर्ड भाग है, उस थर्ड डिवाइड को जमाएंगे हम। हमने यहाँ 90 को डिवाइड किया है, कितने से डिवाइड किया है, 45 से। कितनी बार आपका डिवाइड हुआ है, भागफल क्या है, 2 है और शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ है 0। तो हम इस पर इस तरीके से गोला लगाएंगे एक और लिखेंगे कि आपका अंतिम भाजक क्या है, लास्ट डिविजर क्या है, यहाँ से अंतिम भाजक क्या है आपका, 45 है। तो आपका आंसर 45 है कि 135 और 225 का HCF क्या होगा आपका, 45 होगा। 135 और 225 का HCF बच्चों कितना होगा, 45 होगा। तो यहाँ से ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, कंपटीशंस में भी शायद सिखाई जाती है ये ट्रिक कि भाई आप जो है बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF किस तरह। तो यहाँ हम बहुत ही जल्दी अपना HCF निकाल सकते हैं दो संख्याओं का। हमें क्या करना है, बस छोटी संख्या को बड़ी संख्या में डिवाइड करना है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 196 और 38,220। तो छोटी संख्या 196 है, उसको हम 38,220 में क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ आपके सारे डाउट्स इस क्वेश्चंस के, HCF वाले क्वेश्चंस के क्लियर होने वाले हैं। तो 38,220 में डिवाइड करेंगे। देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे मान के चलिए आप 200 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 200 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कितने टाइम्स जो डिवाइड होगा,
4 बार तो जाएगा नहीं आपका, कितने बार भाग जाए यहाँ से देखिए, सॉरी 1 टाइम्स भाग जाएगा आपका सबसे पहले तो, क्योंकि 200 से डिवाइड कर रहे हैं मान के चलिए, तो 400 आएगा 2 बार में, तो 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 196, एक बार भाग जाएगा आपका, इसको काट देते हैं, एक बार भाग जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे 12 माइनस 6, कितने बचेंगे आपके 6 बचेंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद में यहाँ से 6 बचने के बाद में आपका यहाँ से 17 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, और 8 बचने के बाद में यहाँ से 3 माइनस सॉरी 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा आपका यहाँ से। अब देखिए 186 बचा हुआ है, अब इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे कि 186 से इसमें भाग देने लग जाए, नहीं, पहले एक डिवाइड पूरा करेंगे हम। तो यहाँ से हम 2 उतारेंगे नीचे, और 2 उतारने के बाद में देखिए अब 200 से डिवाइड मान के, मैंने कहा था 200 से मान करके चलिए, तो 200 का भाग इसमें लगभग कितनी बार चला जाएगा आपका 9 टाइम्स, तो 196 से भी इसमें 9 बार भाग जाएगा। गुणा करिए, 9 छंगे 54, हासिल 5 लगेगा यहाँ से, और 9 नाम 81 और 5 86, 86 उसके बाद में हासिल 8 लगेगा, 9 1 9, 9 और 8 आपका कितना होता है 17, तो 196 को 9 बार भाग जाएगा इसमें। उसके बाद में यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 98 बचेगा, 12 माइनस 4 8 आएगा यहाँ पर, उसके बाद में 15 माइनस 6 9 आएगा, 17 माइनस 17 0। अब उसके बाद में क्या बचा हुआ है यहाँ पे बच्चों, 0 बचा हुआ है, तो हम 0 को उतारेंगे यहाँ पे, 980 हो गया। अब 200 का भाग दे रहे थे, तो अब कितने बार भाग जाएगा आपका 5 बार भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा आपका 5 बार। तो 6 पंजे 30, हासिल के 3 होंगे यहाँ पर, 6 पंजे 30, 19 पंजे 95, और 95 और 3 कितने हो जाते हैं आपके 98, तो पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि एक बार में ही पूरा भाग आपका चला गया है यहाँ पर। तो एक भाग अगर पूरा हो रहा है तो उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे एक बार भाग किया फिर इसमें देने लग जाएं, ऐसा नहीं करना है हमें, एक भाग पूरा कंप्लीट करना है पहले हमें। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको एक ही स्टेप में जमा देंगे कि हमने क्या किया, हमने 38,220 को कितने से डिवाइड किया, 196 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड किया 195 बार डिवाइड किया, और शेषफल क्या आया आपका 0 आया। तो हमने 196 का ही पूरा भाग चला गया, 196 का ही भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा अंतिम भाजक, यानी आपका जो लास्ट डिविजर है, वो लास्ट डिविजर कितना 196 है, तो 196 और 38,220 का HCF, तो HCF है कितना हो गया आपका 196 हो गया आपका HCF। इस तरीके से देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपकी जो है HCF निकालने की सारी डाउट्स क्लियर हो चुकी होंगी। आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको थर्ड क्वेश्चन जो है आपको खुद करके देखना है, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर इससे आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो समझाई थी उसके हिसाब से करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि दर्शाइए, क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है इसमें कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वह ए है, क्या मान लेंगे उसको ए मान लेंगे, हम अपने जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम उसको ए मानेंगे। अब जो रूप हमें दिखाने हैं यहाँ पर, जो फॉर्म हमें प्रदर्शित करनी है वो है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो यहाँ से हम अपने BQ + R का कंपेयर करें, BQ + R को कंपेयर करेंगे तो V की वैल्यू कितनी होने वाली है, यहाँ से 6 लेनी है हमें, V की वैल्यू 6 लेनी है V की वैल्यू। तो यहाँ से लिखेंगे हम आगे कि B = 6 के लिए, समझ में आया ना B की वैल्यू हमने कैसे लेनी है। सबसे पहले तो जो विषम धनात्मक पूर्णांक है जो भी है उसको क्या मानेंगे, A मानेंगे हम उसको सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हमारा यही है
सबसे पहले हम उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। उसके बाद अपने क्वेश्चन में बी की वैल्यू देखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में आपकी बी की जो वैल्यू है वो 6 है, तो बी बराबर 6 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय से। पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना लिखेंगे। बी बराबर 6 लिया है हमने, हम यूक्लिड प्रमेय इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो बी बराबर 6 के लिए यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है आपका बी, तो बी की जगह 6q प्लस आर लिखेंगे हम। बी की जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। बी की जगह 6q प्लस आर लिखेंगे हम यहाँ से, 6q प्लस आर। अब जब आपने बी की वैल्यू 6 ले ली है, तो मैंने आपको समझाया था कि आर की वैल्यू क्या लेनी है, आपको 6 से 1 कम लेनी है, 6 से 1 कम लेनी है। तो 0 1 2 3 4, एक कम कहाँ तक, 5 तक लेनी है। अब सबसे पहले हम 0 यहाँ पर आर के स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे हम सबसे पहले आर के स्थान पर। तो सबसे पहले आर के स्थान पर जब हम 0 रखेंगे, तो देखिए यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 0। तो a इक्वल्स टू 0 जोड़ने पर आपका क्या आएगा, 6q आएगा। तो आप जानते हैं कि ये 6q कैसी फॉर्म है, सम है, इवन नंबर है, सम संख्या है। क्योंकि 6 कैसी है, 6 नंबर सम है, तो 6 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये भी कैसी होगी, सम होगी। फिर हमें किसकी ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है। फिर हमें जब हमें 1 की ज़रूरत है तो हम आगे लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो a इक्वल्स टू आ कहाँ रखेंगे, यहाँ यहीं पर रखेंगे, इसी फॉर्म में रखेंगे हम, इसी फॉर्म में रखेंगे r बराबर 1, 6q प्लस 1। तो यहाँ से हम इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा आंसर है और यहाँ पर हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये 6q कैसी फॉर्म है, सम है। तो प्लस 1 करेंगे तो हमारी फॉर्म कैसी आ जाएगी, ऑटोमेटिक विषम आ जाएगी बच्चों। उसके बाद में देखिए हमें किसकी ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। तो अब की बार हम r बराबर कितना पुटअप करेंगे, 3। यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल्स टू 3 रखने पर, और जैसे हमने यहाँ 1 रखा था वहाँ पर 3 रखेंगे, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। देखिए फिर हमें कितने की ज़रूरत है, देखिए 5 की, प्लस 5 चाहिए हमको। तो आगे लिखेंगे r इक्वल्स टू 5 रखने पर, r इक्वल्स टू 5 रखेंगे अब की बार हम। तो a इक्वल्स टू जहाँ पर 3 रखा हुआ है वहीं पर 5 रख देंगे नीचे, 6q प्लस 5। तो ये भी आपकी कैसी फॉर्म होगी, विषम होगी, ऑड नंबर होगी, और ये भी आपकी कैसी होगी, विषम होगी। तो इस तरीके से देखिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो भी दे रखा है उसको a मानना होता है। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन में से b की वैल्यू देखनी है कितनी है, 6 है, तो b इक्वल्स टू 6 रखेंगे और यानी कि b की वैल्यू 6 लेंगे। फिर अपना सूत्र लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बी की जगह 6 लिया है तो हमने यहाँ भी 6 रख दिया है। अब जब b की जगह 6 का मतलब है कि हम 6 से भाग दे रहे हैं, जब 6 से भाग दे रहे हैं तो r की शेषफल रिमाइंडर कहाँ तक लेने हैं, 5 तक, 1 कम तक लेने हैं, 1 0 से लेकर 1 कम 5 तक, 6 से 1 कम 5 तक लेने। उसके बाद अपने सबसे पहले क्या रखनी है, आपको 0 रखनी है, यहाँ r की जगह पर क्या रखनी है, 0। तो हमारा पहली रूप जो है हमें आ जाएगा, ये पहला रूप कैसा होता है, सम होगा आपका 6 के हिसाब से। फिर उसके बाद हमें यहाँ 1 की ज़रूरत है तो हम प्लस 1 रखेंगे। फिर हमें 3 की ज़रूरत है तो हम 3 रखेंगे, और हमें 5 की ज़रूरत है तो हम कितना रखेंगे बच्चों, 5 रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर पहले 3 रखा, फिर हमने क्या रखा, 5 रखा। तो इस तरीके से इसको हम बड़े ब्रैकेट में आपके बंद कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपको आगे हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो थैंक यू।